गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर ऑडिट डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 5 ये हमने स्टार्ट किया था एंड दिस चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट द रिस्क। और इसमें स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमने देखा व्हाट इज ऑडिट रिस्क, देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट रिस्क, देन डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। ये सारे के सारे कंसेप्ट्स हम लोगों ने अच्छे से समझे। देन व्हाट आर मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट क्या होता है ये भी हमने स्टूडेंट्स हमने देख लिया था। देन कैटेगरीज ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। यस, और ये जो डिटेक्शन रिस्क है ये दो टाइप से ये हो सकता है, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ आगे इसमें बताया है द ऑडिटर मस्ट अमेंड द ऑडिट अप्रोच। नाउ अंडरस्टैंड दिस ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच का मतलब है कि ऑडिटर किस तरीके से ऑडिट करने जा रहा है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर इज गोइंग टू अडॉप्ट व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट। तो वो जो भी उसने प्लान किया है, डिसीजंस लिया है, दैट इज द ऑडिट अप्रोच। The auditor must amend. That means the auditor should change the audit approach in response to risk assessment. In response to risk assessment means अगर मान लीजिए risk of material misstatement ज्यादा है तो उसके हिसाब से ऑडिटर ज्यादा ऑडिट अप्रोच लगाएगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा ऑडिट वर्क करेगा। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो उसके हिसाब से ऑडिटर जो है अपना थोड़ा सा जो ऑडिट एफर्ट है वो थोड़ा सा कम लगाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑडिटर जो है रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर सबसे पहले ऑडिटर समझेगा कि जिस एंटिटी का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं उस एंटिटी में रिस्क कितना है, ऑडिट रिस्क कितना है। So depending upon that risk, he will decide what should be the audit approach. So the auditor must amend the audit approach in response to risk assessment to ensure they detect the material misstatements in financial statements. अगर मान लीजिए risk of material misstatement ज्यादा है, when I say risk of material misstatement is high, that means inherent risk as well as control risk, ये दोनों ज्यादा है। इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब एंटिटी, जिस एंटिटी का ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है उस एंटिटी का नेचर ही कुछ ऐसा है कि वहां पे फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं, लाइक बैंक्स हो गए या फिर होटल बिजनेस हो गया, इस तरीके से। कंट्रोल रिस्क यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स हमने अप्लाई किए हैं फिर उसके बाद भी फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस हैं। अगर ये दोनों रिस्क अगर ज्यादा है, दैट मीन्स risk of material misstatement is high and auditor needs to take extra care. Auditor needs to put extra effort so that he can detect the material misstatements. So इसलिए ऑडिटर को जो है अपना ऑडिट अप्रोच जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ऑडिटर ये कैसे अचीव कर सकता है? हाउ द ऑडिटर कैन चेंज द ऑडिट अप्रोच? दे कैन अचीव दिस बाय द फर्स्ट वन है emphasizing the need for professional skepticism. ऑडिटर को हमेशा चाहिए, ऑडिटर को हमेशा एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। What is the meaning of this term professional skepticism? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि ऑडिटर को जो है, ऑडिटर का जो दिमाग है that should be of questioning mind. ऑडिटर को हमेशा क्वेश्चन करना है। अगर मान लीजिए ऑडिटर के सामने कुछ एविडेंसेस आ गए तो ये नहीं कि ऑडिटर आंख बंद करके उन एविडेंसेस के ऊपर भरोसा करे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑडिटर को यह भी देखना पड़ेगा कि जो एविडेंसेस मैंने रिसीव किए हैं क्या वो अप टू द मार्क हैं, क्या उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर ऑडिटर को लगता है कि नहीं, ये जो एविडेंसेस मुझे मिले हैं इनके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता, तो ऑडिटर को जो है फर्दर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए ऑडिटर को जो है ऐसा नहीं कि जो सामने आ रहा है उसी के बेसिस पर वो काम कर रहा है और उसी को सच मान रहा है, नहीं। अगर आपको कोई सबूत मिलता है, अपने क्वेश्चन करो माइंड से, क्या एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज दिस पर्टिकुलर एविडेंस इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो इस तरीके से आपको हमेशा एट एवरी स्टेज
you should perform the professional skepticism, यानी कि the auditor's mind should be of questioning one. ऑडिटर का जो दिमाग है वो questioning mind होना चाहिए. Now next ऑडिटर क्या कर सकता है? Assigning more experienced staff to complex or risky areas of engagement. जहां पर भी ऑडिट करते समय जो भी एरियाज जहां पे जो ज्यादा रिस्की है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हमें क्या चाहिए कि वहां पर हम ये जो पर्टिकुलर जो असाइनमेंट होगा, जो भी काम होगा, वो हम एक एक्सपीरियंस स्टाफ को जो है हम ये काम हम दे सकते हैं. तो अगर ये काम हम एक एक्सपीरियंस स्टाफ को देंगे तो फिर वो बड़े आराम से जो है कुछ भी अगर वहां पे मिसस्टेटमेंट्स हैं उनको वो आइडेंटिफाई कर सकता है. नाउ थर्ड इज प्रोवाइडिंग मोर सुपरविजन. आपका जो भी ऑडिट टीम है उनको आप और अच्छे तरीके से सुपरवाइज करिए. उनको आप बताइए कि इस पर्टिकुलर एंटिटी में अगर आप इस पर्टिकुलर चीज का ऑडिट करने जा रहे हैं तो यहां पे ये रिस्क हो सकते हैं, तो यहां पर आपको डिटेल में काम करना चाहिए. उनको सुपरवाइज करिए. वो जो भी काम करते हैं उनके काम को आप एक बार दोबारा चेक करिए, तभी आपको पता चलेगा कि यस आपकी ऑडिट टीम जो है बढ़िया तरीके से काम कर रही है और आप आराम से जो है सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. So next point is incorporating additional elements of unpredictability in the selection of further audit procedures. Now students, इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप जब भी ऑडिट प्रोसीजर्स को डिसाइड करते हो, जब भी ऑडिटर ऑडिट करने जाता है और वो ऑडिट प्रोसीजर्स को डिसाइड करता है कि मुझे कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, तो उस दौरान आप अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीजों को भी रखिए. मतलब कुछ भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है, जो आपको लगता है कि नहीं मैं जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं कोई ऑडिट प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा हूं, केवल वही ऑडिट प्रोसीजर्स आपको अडॉप्ट नहीं करने चाहिए. उनके अलावा भी फ्यूचर में कुछ और भी जैसे लॉसेस हैं, कुछ और भी जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ पे इस प्रकार के और भी फ्रॉड्स हो सकते हैं या फिर कोई और एरर्स हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रिडिक्टेबिलिटी जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो एकदम से कोई चीज हो सकती है, उसके लिए भी आपको जो है ऑडिट प्रोसीजर्स तैयार करके रखने हैं. क्योंकि एक चीज होती है जो हमें पता है, जो प्रिडिक्टेबल है, और एक चीज होती है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके बारे में ऑडिटर एग्जैक्टली नहीं बता सकता. तो ऐसे कुछ सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे कुछ फ्रॉड्स और एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको ऑडिट प्रोसीजर्स जो है अडॉप्ट करने चाहिए. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब हम परचेजेस एंड सेल्स की हम बात करते हैं, ऑडिटर को पता है कि एंटिटी ने बहुत अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स यहां पे लगाए हैं, तो यहां पर फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत कम है. बट कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स होने के बावजूद भी यहां पर कुछ फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस हैं. सो द फ्रॉड्स एंड एरर्स दोज आर अनप्रिडिक्टेबल, उनके लिए भी आपको जो है ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करके रखने चाहिए. सो incorporating additional elements of unpredictability in the selection of further audit procedures. Now the next point is make changes to the nature, timing and extent of audit procedures. आप जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं उनका नेचर में काफी सारी चीजें आ जाती हैं स्टूडेंट्स. क्या वो इंटरनल ऑडिट एविडेंस, इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर है, एक्सटर्नल है, टाइमिंग उन ऑडिट प्रोसीजर्स को कब लगाना. इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब है कि अगर आप मैनेजमेंट से जाकर के कोई चीज पूछेंगे तो फिर वो एक तरीके से इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर कहलाएगा. एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है कि अगर ऑडिटर जाकर के बाहर वालों से, लाइक बैंक अथॉरिटी से, डेटर्स से, क्रेडिटर्स से अगर किसी चीज के बारे में पूछेगा, देन इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल वन. देन टाइमिंग, किस टाइम पर कौन सा ऑडिट प्रोसीजर हमें अप्लाई करना चाहिए. एंड एक्सटेंट यानी कि कितने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स मुझे लगाने चाहिए. ये सारी इन सभी चीजों में ऑडिटर जो है चेंजेस करेगा. मेकिंग चेंजेस टू द नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. एग्जांपल, प्लेसिंग लेस रिलायंस ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स टेस्टिंग. कहने का मतलब ऑडिटर को चाहिए कि
इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर आप कम भरोसा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि अगर एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग हैं तो ऑडिटर को एक भरोसा हो जाता है कि यहां पे फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस कम है, बट स्टिल आप उनके ऊपर भरोसा करके ऑडिट प्रोसीजर्स ना लगाओ तो ये भी कोई अकलमंदी की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स में ही कुछ गड़बड़ियां हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स को मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो ही ना कर रहा हो। तो इसलिए ऑडिटर को चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर पूरी तरीके से रिलायंस नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा कम भरोसा करना चाहिए। सो प्लेसिंग लेस रिलायंस ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग टेस्टिंग। तो इंटरनल कंट्रोल्स की जो भी टेस्टिंग है, सिस्टम्स है, उनके ऊपर थोड़ा कम भरोसा करिए और खुद के मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखो, यानी कि खुद से ऑडिट प्रोसीजर्स आपको ज्यादा इंप्लीमेंट करने चाहिए। नाउ परफॉर्मिंग मोर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ऑडिटर को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करे, चाहे वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो, चाहे एनालिटिकल प्रोसीजर हो, इट डजंट मैटर। आप इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं, जब ऑडिटर कहता है कि ऑडिटर शुड परफॉर्म मोर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, यानी कि ऑडिटर को ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को टेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ डेटर्स, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, तो ऐसा नहीं कि अगर एंटिटी के पास 200 डेटर है तो केवल 10 को उठा करके आपने चेक कर लिया। नो डाउट हर एक डेटा, ईच एंड एवरी डेटर को वेरीफाई करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई सारे कंपनीज में जो है मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन एवरी डे होते हैं। तो क्या हर एक ट्रांजैक्शन को आप चेक कर सकते हो? नहीं। बट तो फिर आप क्या करोगे, आप एक सैंपल लोगे, बट वो सैंपल भी ऐसा नहीं कि बहुत छोटा होना चाहिए, इट शुड बी अ बिगर वन। एक ऐसा सैंपल होना चाहिए जो पूरे पॉपुलेशन को एक अच्छी तरीके से जो है वो कवर कर सकता है। तो इसलिए ऑडिटर को चाहिए ज्यादा से ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को फॉलो करे। नेक्स्ट है कंसल्टिंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ऑन टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियस मैटर्स। कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक देयर इज जैसे मान लीजिए कंप्यूटर्स हैं, या फिर आईटी से रिलेटेड कोई भी एसेट्स हैं, या फिर प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, ये सारी चीजें हैं, तो इनका वैल्यूएशन प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ। अब ऑडिटर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं कि भाई जो उनकी वैल्यूएशन शो हो रही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जैक्टली सही शो हो रही है, ऐसा ऑडिटर डिसाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे में ऑडिटर को चाहिए कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, बाहर से जो कोई भी इंजीनियर हैं या फिर टेक्नीशियंस हैं, उनकी हेल्प लेकर के कुछ भी ऐसे मैटर्स जहां पे ऑडिटर खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता है, उनसे बाहर वालों से कंसल्ट करके उस चीज को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। नाउ चेंजिंग द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू प्रोसीजर्स। जो भी रिव्यू प्रोसीजर्स हैं, रिव्यू प्रोसीजर्स यानी कि ऑडिटर जो भी काम करता है या फिर मैनेजमेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको चेक करना है आपको, तो उसके टाइमिंग्स को एंड फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हुए आप उन चीजों को चेक करेंगे। सो चेंजिंग द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू प्रोसीजर्स। तो जनरली ऑडिटर को चाहिए कि ऑडिटर हमेशा एक चीज कोशिश करता है कि वो जो भी काम करे बढ़िया तरीके से करे। तो ऑडिटर खुद चाहता है कि जो काम मैंने किया है, क्या वो काम अप टू द मार्क है या नहीं है। तो इस चीज को ऑडिटर कैसे खुद को भरोसा दिलाएगा कि मैंने अच्छे से काम किया है? तो ऑडिटर किसी और व्यक्ति को बोलेगा कि भाई जो ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने लगाए हैं, आप एक बार आके उसका रिव्यू करके देखो, क्या मैंने ठीक से काम किया है या नहीं किया है। तो फ्रीक्वेंट लेवल पे जो है ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स को रिव्यू भी कराते रहना चाहिए। सो ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट 330 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क के अंतर्गत गिवन है। सो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। बेसिकली हमारा टॉपिक क्या था, ये दिस इज द क्वेश्चन, द ऑडिटर मस्ट अमेंड द ऑडिट अप्रोच। ऑडिटर को अपने ऑडिट करने के तरीके में कुछ चेंजेस करने होते हैं। किसके अकॉर्डिंगली? अकॉर्डिंग टू द रिस्क असेसमेंट। रिस्क कम या ज्यादा है, उसके आधार पर ऑडिटर को जो है ऑडिट अप्रोच में, यानी कि अपने ऑडिट को करने के तरीके में चेंजेस करने होते हैं। तो कैसे कैसे, ये सारे पॉइंट्स हमने स्टूडेंट्स यहां पे डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट जो सब टॉपिक है हमारा वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
Now, what is this professional skepticism? Professional skepticism means the auditor should be of a questioning mind. जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है, उसके मन में कुछ भी डाउट्स आते हैं, तो वो जो डाउट आना ही क्वेश्चनिंग माइंड होता है. स्केप्टिसिज्म यानी कि ऑडिटर को मान लो जब ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑडिटर जाकर के मैनेजमेंट से पूछेगा कि सर एक बात बताइए, आपके इस फलाना डेटर से आपको इतना पैसा मिलना चाहिए था, पर उसने अभी तक आपको पैसा नहीं दिया है, तो क्या वो पैसा आएगा या फिर आप उसको बैड डेट में ट्रीट करेंगे? तो मैनेजमेंट बोलेगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो कस्टमर है हमारा काफी भरोसेमंद कस्टमर है, इसने कभी अपना पैसा जो है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये इसने जो है पेमेंट हमें नहीं किया है, आप परेशान मत हो, ये हमको पेमेंट कर देगा. तो मैनेजमेंट ने आपको ऐसा जवाब दिया, तो क्या आपको मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर जवाब के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. आपको डाउट होगा, एज एन ऑडिटर आपको डाउट होगा कि भाई मैनेजमेंट ने जो क्रेडिट पीरियड दिया है वो तो 10 डेज है, बट 60 दिन हो गए, अभी तक इस डेटर ने पैसा नहीं दिया, और हो सकता है ये डेटर बेसिकली बैड डेट में कन्वर्ट होगा. और अगर ये बैड डेट में कन्वर्ट होगा तो मैनेजमेंट को चाहिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाए, और अगर मैनेजमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाता है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम शो करनी पड़ेगी. तो ऑडिटर का जो एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसका क्वेश्चनिंग माइंड ये ऑडिटर को बोलता है कि भाई मैनेजमेंट की बात के ऊपर भरोसा मत करो, तुम एक काम करो, कुछ और एविडेंसेस को ऑब्टेन करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्या इस फलाना पर्टिकुलर डेटर से आपको पैसा टाइम टू टाइम मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है. अगर नहीं मिलने वाला है तो जाकर के मैनेजमेंट से बोल दो कि सर आपकी बात पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैंने बाकी एविडेंसेस मैंने खंगाले हैं या फिर मैंने एग्रीगेट इकट्ठे किए हैं, उसके बेसिस पे मुझे पता चलता है कि ये कस्टमर आपको पैसा नहीं देने वाला है, तो प्लीज आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप मेंटेन करिए, नहीं तो फिर मुझे अपने ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा. इस तरीके से ऑडिटर एक काम करता है. सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी कि आंख बंद करके सामने वाले एविडेंसेस के ऊपर भरोसा करना नहीं होता है. अगर आपको कोई भी एविडेंस मिलता है तो यू शुड आस्क वेदर दीज एविडेंसेस आर करेक्ट और नॉट. क्या इसमें कुछ फ्रॉड और एरर होने की चांसेस हैं या नहीं है, तो खुद से आपको पूछना पड़ता है. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. बेसिकली जब मैं स्केप्टिसिज्म की बात करता हूं, ये एक एटीट्यूड है, यानी कि एक फितरत है ऑडिटर की, क्वेश्चनिंग माइंड होने का. सामने जो भी आएगा आंख बंद करके ऊपर भरोसा नहीं करना है, खुद से सवाल पूछना है, क्या यहां पे कुछ और कमियां तो नहीं है, क्या दाल में कुछ काला तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछना है. So professional skepticism is an attitude that includes a questioning mind, being alert. Questioning mind भी होना चाहिए ऑडिटर को alert भी होना चाहिए to conditions which may indicate possible misstatement. उन conditions के लिए ऑडिटर को alert और questioning mind होना चाहिए जो कि misstatements को पैदा करते हों due to fraud और error and a critical assessment of audit evidence. और ऑडिटर को क्या चाहिए, जो भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं, ओके मैनेजमेंट आपको जो भी जवाब देगा वो भी एक प्रकार का ऑडिट एविडेंस है, तो क्या वो ऑडिट एविडेंस सही है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना, ये सही है, ये गलत है, ये चीजों को समझना, दैट इज द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. नाउ आगे लिखा है, this requires the audit team to have good knowledge of how the client's activities are likely to affect its financial statements. तो अगर आपको ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हो वो क्लाइंट का काम क्या है, वो किस तरीके से अपना काम करते हैं और वो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं. तो ये क्योंकि जब तक आपको अपने क्लाइंट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसके बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते. क्योंकि अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है कि डेटर क्या होते हैं, बैड डेट क्या होते हैं, तो आप कैसे बता सकते हो कि जो क्रेडिट पीरियड है उससे ज्यादा समय लिया है नहीं लिया है. तो इसलिए आपको अपने क्लाइंट के बारे में थॉरो नॉलेज होनी जरूरी है. The audit team should discuss these matters in planning meeting before deciding on the detailed approach and audit work to be used. तो जो भी ऑडिट टीम है उनको पहले से ही, प्लानिंग से पहले से ही, जब वो ऑडिट का प्लानिंग कर रहे थे उसी समय उनको डिसाइड कर लेना चाहिए कि सर देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑडिट टीम बैठी हुई है
उस ऑडिट टीम को एक बैंक का ऑडिट करने का काम मिला है। तो सारे ऑडिट जो टीम मेंबर्स बैठेंगे, ओके तो कल से हम लोग को बैंक ऑडिट करने जा रहे हैं, तो बैंक ऑडिट में वो कौन कौन से एरियाज है जहां पे फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक टीम मेंबर बोलेगा सर मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 साल से मैंने बैंक ऑडिट किया है, यहां पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बैंक्स को प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ते हैं, बट मैंने क्या देखा है कि बैंक जनरली प्रोविजन क्रिएट नहीं करते हैं, मतलब जितना करना चाहिए उतना प्रोविजन बैंक्स जो है क्रिएट नहीं करते हैं। तो यहां पर जो है ज्यादा फ्रॉड्स या फिर एरर्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर बैंक प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर क्रिएट करता है तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है, और बैंक नहीं चाहता कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरे। तो ऑडिट टीम मेंबर्स ने डिस्कस किया, ठीक है अच्छा, तो फिर एक मेंबर दूसरे मेंबर को बोलेगा ठीक है तुम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तुमने पिछले 3 साल से बैंक ऑडिट किया है, तो तुम इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले काम को तुम ही देखोगे। यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर को वो पर्टिकुलर एरिया जो है सौंप दिया गया। अब दूसरा टीम मेंबर बोलेगा कि सर देखिए कई बार बैंक्स में ये भी फ्रॉड्स होते हैं कि बैंक्स क्या करते हैं, अपने जो भी रिलेटेड पार्टीज है, जैसे उनके डायरेक्टर के कोई रिश्तेदार वगैरह है, तो उनको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी भी वो लोग नहीं लेते हैं। तो यहां पे भी फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं। तो फिर ठीक है, तो दूसरे मेंबर को आप बोलोगे ठीक है सर तुम इस पर्टिकुलर चीज पे जो भी बैंक जो भी लोन्स वगैरह देता है उसकी चेकिंग तुम करोगे। तो ऐसा ये ऑडिट टीम बेसिकली क्या कर रहा है, ऑडिट टीम का पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलता है कि भाई हम इस एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो इस एंटिटी में इन एरियाज में फ्रॉड्स और एरर्स होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो हमें यहां पर और ज्यादा जो है सतर्क होकर के काम करना जरूरी है। और ये सारी चीजें ऑडिट टीम जो है स्टार्टिंग में ही डिस्कस करके बैठ जाती है। अब पढ़ के देखिए, The audit team should discuss these matters in a planning meeting before deciding on the detailed approach and audit work to be used. Detailed approach डिसाइड करने से पहले, क्या ऑडिट का काम करना है, ये सब करने से पहले ही ऑडिट टीम जो है इन सब मैटर्स को डिस्कस कर लेती है। Now next is how to apply professional skepticism. ठीक है, हमें समझ में आ गया what is professional skepticism and professional skepticism को अप्लाई अब यहां पे कैसे किया जाए। तो यहां पे क्वेश्चन है, Professional skepticism requires the auditor to be alert. Professional skepticism कहता है ऑडिटर को बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। कहां पे सतर्क होना चाहिए? पहला, an audit evidence that contradicts other audit evidence. एक ऑडिट एविडेंस जो दूसरे ऑडिट एविडेंस को काट रहा हो। जैसे ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछा कि सर बताइए बैंक बैलेंस कितना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा था बैंक बैलेंस इज $1000। अब यही चीज ऑडिटर ने जाकर के बैंक अथॉरिटीज से भी पूछ लिया, बट बैंक अथॉरिटीज का कहना है कि नो इट इज ओनली $800। तो अब आप सोचिए यहां पर जो दो एविडेंसेस, एक तो इंटरनल एविडेंस है, एक एक्सटर्नल एविडेंस है, बट बोथ द एविडेंसेस आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। तो ऐसे में ऑडिटर को लगता है कि यार यहां तो कुछ गड़बड़ है, यहां तो एक 1000 बता रहे हैं, यहां पे तो 800 बता रहे हैं, मतलब one evidence is contradicting the another evidence. So यहां पर ऑडिटर should use his professional skepticism. सही क्या है, गलत क्या है, ऑडिटर को सोचना चाहिए। या फिर कई बार यह भी हो सकता है कि जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सैलरी जो है जो एंटिटी पे करती है एवरी मंथ, मान लेते हैं इट इज अराउंड $1 लाख। सो जब $1 लाख अगर सैलरीज दे दी जा रही है तो उसके अकॉर्डिंगली मान लेते हैं 100 एम्प्लॉइज हैं, बट इस ईयर क्या हुए, एम्प्लॉइज तो उतने ही हैं बट सैलरीज जो हैं वो अराउंड डबल हो गए हैं। तो ऐसे में भी ऑडिटर को जो है डाउट होगा यहां पे कि ये भाई एम्प्लॉइज तो बढ़े नहीं, तो सैलरीज डबल क्यों हुए हैं, यानी कि यहां पर भी कुछ फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस हैं। तो इस सिचुएशन में भी ऑडिटर जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करेगा। नाउ सेकंड पॉइंट है, information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiry to be used as audit evidence. ऑडिटर को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिस इंफॉर्मेशन से ऑडिटर को यह पता चलता है कि उसके सामने जो डॉक्यूमेंट्स है
उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कुछ भी क्वेरीज करी हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और मैनेजमेंट ने जब रिप्लाई दिया, ऑडिटर उन रिप्लाईज के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो जब भी डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी एंड रेस्पॉन्सेस टू इंक्वायरीज की रिलायबिलिटी अगर आप नहीं मेंटेन कर पाते हो, तो वहां पर भी आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिलायबल कब नहीं होंगे स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनके जो है प्रॉपर इनवॉइसेस वगैरह नहीं है, या फिर आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिली है, इस प्रकार के सिचुएशंस में जो है ऑडिटर को अगेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए। कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, कुछ भी ऐसा कंडीशन ऑडिटर के सामने आए जहां पे ऑडिटर को लगता है कि भाई यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो वहां पर भी ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those required by ISAs, International Standards on Audit। ऑडिटर को अपना ऑडिट का काम किस तरीके से करना है, तो इन सभी चीजों के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट ने काफी डिटेल में जो है ऑडिटर के लिए ये सारे काम उसके लिए बताए गए हैं। बट ऑडिटर को लगता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ISA के अलावा मुझे और भी ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने की जरूरत है। दैट मीन्स आई नीड टू अडॉप्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो उस सिचुएशन में भी ऑडिटर को जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ISAs आपको एक लिमिटेड चीजें में बता देते हैं कि भाई तुम ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, बट ऑडिटर को लगता है कि नहीं, जो चीज ISAs में बताई गई है वो उतना जरूर, मतलब वो काफी कम है, मुझे और भी ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा माइल जाकर के मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उन सिचुएशंस में भी ऑडिटर को जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया कि बेसिकली व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को पढ़िए, आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बेसिकली है क्या। Now example exercising professional skepticism, कि एक सिचुएशन गिवन है जहां पर ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी कि अपने माइंड को क्वेश्चनिंग माइंड बनाना जरूरी है। सो पढ़ के देखिए स्टूडेंट्स। द ऑडिटर आइडेंटिफाइज अ कस्टमर ऑफ अ क्लाइंट, आपके क्लाइंट का एक कस्टमर है, आप ऑडिटर हैं, मान लीजिए यू आर मिस्टर ए ऑडिटर and you are conducting an audit of XYZ Limited। XYZ Limited का एक कस्टमर है, that is Mr. A। XYZ Limited का एक कस्टमर है जो कि मिस्टर A है। तो इस मिस्टर A के बारे में यहां पे बात हो रही है। The auditor identifies a customer of a client is having financial difficulties। ऑडिटर ने ये पाया कि XYZ Limited का एक कस्टमर है मिस्टर A, ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में चल रहा है, मतलब इसके पास थोड़ी पैसे की कमी है। एंड हैज नॉट पेड एनी इनवॉइसेस फॉर 6 months, और पिछले 6 महीनों से इसने कोई पेमेंट नहीं किया है। व्हेन द क्लाइंट्स क्रेडिट टर्म्स आर 10 days, जबकि क्लाइंट कितने दिन का समय देता है पेमेंट के लिए? ओनली 10 days, बट इसने 6 महीने हो गए बट इसने कोई पेमेंट नहीं करी है। The auditor may make an inquiry of management। ऑडिटर हो सकता है कि मैनेजमेंट से जाके पूछे regarding the outstanding debt। हो सकता है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से जाकर के पूछे कि सर बताइए ये कस्टमर ने आपको 6 महीने से पैसा क्यों नहीं दिया, because the debt is outstanding। and their view on whether it should be written off। और ऑडिटर ये भी पूछेगा मैनेजमेंट से, क्या आपको ये बैड डेट लगता है तो क्या आपको इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। नाउ मैनेजमेंट में इन्फॉर्म द ऑडिटर, हो सकता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर से ये कहे दैट दे बिलीव द डेट विल बी पेड एज दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इररिकवरेबल डेट विद दिस कस्टमर इन द पास्ट। यहां पर मैनेजमेंट का ये कहना है कि भाई ये जो कस्टमर है ये हमारा काफी पुराना कस्टमर है और इसने आज से पहले कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने जो है हमें पेमेंट नहीं की हो। तो यहां से हमें जो है पैसा डेफिनेटली मिलेगा, तो हमें किसी प्रकार से कोई प्रोविजन भी हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
So management may inform the auditor that they believe the debts will be paid as they have never experienced irrecoverable debts with this customer in the past. तो पास्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस कस्टमर ने हमें पैसा नहीं दिया है. अब सिचुएशन देखिए स्टूडेंट्स यहां पर. ठीक है, मैनेजमेंट ने ये जवाब दे दिया, मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से एक सेटिस्फैक्टरी जवाब ऑडिटर को दे दिया, बट ऑडिटर यहां पे फैक्ट्स देखेगा कि केवल 10 डेज का क्रेडिट टर्म पीरियड है जो कि मैनेजमेंट अलाउ करता है, बट इस पर्टिकुलर कस्टमर ने 6 महीनों से किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं करी है, जबकि मैनेजमेंट बार बार बोल रहा है कि नहीं वो पेमेंट करेगा. बट एज एन ऑडिटर आप तो फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करोगे कि भाई बट 10 डेज का पीरियड था, 6 महीने से कोई पेमेंट नहीं है, तो आप खुद सोचोगे कि भाई आगे भी आने का चांसेस इसमें नहीं है. तो ऐसे में क्या होगा? As a result, they do not intend to write it off and make any allowance for it. तो यहां पर जो है मैनेजमेंट किसी प्रकार से भी उसको राइट ऑफ करना नहीं चाहता और ना ही किसी प्रकार का अलाउंस जो है वो मेंटेन करना चाहता है. तो यहां पर एज एन ऑडिटर एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वुड रिक्वायर द ऑडिटर. तो यहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहता है कि ऑडिटर को रिक्वायर द ऑडिटर टू सीक ऑल्टरनेटिव. ऑडिटर को चाहिए कि कोई और दूसरे ऑल्टरनेटिव से जो है कुछ और एविडेंसेस जो है वो ऑब्टेन करे. टू सीक ऑल्टरनेटिव corroborative evidence to support management's claim, as management may not want to allow for the debt as this will रिड्यूस प्रॉफिट. तो मैनेजमेंट यहां पर जो है किसी प्रकार का कोई अलाउंस क्रिएट नहीं करना चाहता है, कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उससे जो है प्रॉफिट कम होगा. तो इसलिए एज एन ऑडिटर आपको चाहिए कि यहां पे आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल करें और कोई और ऑल्टरनेटिव या फिर उस मैनेजमेंट ने जो भी बोला है उसकी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई और एविडेंस जो है आपको ऑब्टेन करना चाहिए. तो आप क्या करेंगे? द ऑडिटर कुड रिव्यू बैंक स्टेटमेंट पास्ट ईयर एंड टू आइडेंटिफाई इफ पेमेंट हैज बीन मेड. तो ऑडिटर को चाहिए कि उस कस्टमर के बारे में पिछले साल का जो बैंक स्टेटमेंट है उसको रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए क्या उस कस्टमर ने पिछले साल अगर कुछ परचेज किया है तो क्या प्रॉपर टाइम पे पेमेंट करी है या नहीं. द ऑडिटर कुड ऑल्सो रिव्यू एनी करस्पॉन्डेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द क्लाइंट. ऑडिटर को यह भी देखना है कि चलो ठीक है 6 महीने से अगर क्लाइंट कस्टमर ने कोई पेमेंट नहीं किया है तो क्या मैनेजमेंट और क्लाइंट के बीच में कस्टमर और ऑडिटर के क्लाइंट के बीच में कोई बातचीत हुई है इस चीज को लेकर के कि सर देखिए अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है बट मैं आने वाले टाइम पे मैं पे कर दूंगा, जिससे कि इंडिकेट होता है इंडिकेटिंग व्हेन पेमेंट माइट बी मेड. क्या कस्टमर ने मैनेजमेंट को बोला है कि सर अभी तो 6 महीने तक मेरे पास पैसा नहीं है, तो हाँ 8वें महीने में मैं जो पेमेंट करूंगा, क्या ऐसी कोई बात हुई है? बोथ ऑफ दीज प्रोसीजर्स प्रोवाइड मोर रिलायबल एविडेंस. इससे ऑडिटर को एक एविडेंस मिलेगा देन एन इंक्वायरी विद मैनेजमेंट हु मे टेल द ऑडिटर what they think the auditor wants to hear to avoid an adjustment to the financial statement. तो इस तरीके से ऑडिटर को ये 2 ऑडिट प्रोसीजर्स और लगा करके खुद को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए, इंस्टेड की चुपचाप मैनेजमेंट ने जो बताया है उसको सुन करके आप आंखें बंद कर लो. ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाएंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा यस मैनेजमेंट ने जो बोला है वो सही है या गलत है. Similarly, obtaining a written representation from management would not be appropriate. तो यहां पर मैनेजमेंट से अगर आप रिटर्न, ठीक है मैनेजमेंट एक तो ओरली बोलता है और वो आपको रिटर्न में भी लिख करके दे देता है. तो मैनेजमेंट ने क्योंकि आपको रिटर्न में लिख करके दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट एविडेंस है, नहीं. हाँ थोड़ा बहुत ओरली से थोड़ा बहुत ज्यादा वो रिलायबल हो सकता है, बट दैट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस. So similarly, obtaining a written representation from management would not be appropriate, as this is only marginally more reliable. ये थोड़ा ज्यादा reliable रहेगा than an inquiry. Client generated evidence is always the least reliable form of evidence, and the auditor should always look for better quality evidence where possible due to the risk
ऑफ मैनेजमेंट बेसिस, क्योंकि क्लाइंट आपको जो सबूत देगा वो हमेशा कम रिलायबल होता है, इसलिए ऑडिटर को चाहिए कि वो बाहर से जो है एविडेंसेस ऑब्टेन करने की कोशिश करे। सो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है हमारा जो है अबाउट द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आई थिंक क्लियर है आपको व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मटीरियलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके ऊपर आप मान के चलो केस स्टडीज खूब सारी इसमें एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं एंड एमसीक्यूज भी इसके ऊपर जरूर आते हैं। व्हाट इज मटीरियलिटी? मटीरियलिटी का मतलब क्या है? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। Misstatement including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate। अब ये टर्म आपको कई बार सुनने को आएगा, क्योंकि अब यहां पर स्टूडेंट्स इस मटीरियलिटी वाले टॉपिक में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से समझिए। इंडिविजुअली और इन द अग्रीगेट, इसको पहले हम समझेंगे भाई ये इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ना अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से ये पूरी डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पैसा है, आप उस पैसे को कुछ जैसे मान लेते हैं बैंक में जाकर के फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो। आप क्यों करना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट? इंस्टेड की आप मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करो, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्क है। तो आपने सोचा क्यों ना मेरे पास जो भी पैसा है उसको मैं बैंक में जाकर के फिक्स डिपॉजिट करूंगा। बट हाँ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने से पहले आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि उस बैंक की क्रेडिबिलिटी कैसी है। क्या अगर उस बैंक में मैं एफडी करवाता हूं तो क्या मुझे एवरी क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली व्हाटएवर मुझे क्या प्रॉपर इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, तो आपने जो है एक तरीके से ऑडिट रिपोर्ट को चेक किया। सो ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बैंक ने जो है एक बार एक कस्टमर को 5% का इंटरेस्ट जो उसको देना था वो नहीं दे पाया। मान लेते हैं 5% इंटरेस्ट जो अमाउंट कैलकुलेट करके मान लेते हैं 20,000 मान लो $500 का वो इंटरेस्ट था। तो बैंक ने एक कस्टमर को एक बार एक क्वार्टर का इंटरेस्ट देना वो भूल गया। तो ये चीज अगर आपको पता चलती है तो इट इज अ इममटीरियल थिंग। आप सोचोगे ठीक है यार, कोई एक पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक ने किसी कस्टमर को एक क्वार्टर में पेमेंट नहीं करा, तो आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो। तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपना पैसा जो है उस बैंक में एफडी ना कर पाओ। बट जब आपको दूसरी बात पता चलती है कि बैंक ने कई बार ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है वो उनके अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि तब अमाउंट जब एक की बात थी तो इट वाज ओनली अ 500, और जब वही 100 कस्टमर्स की बात होगी 500 इंटू 100 तो ये आपका $5,000 की बात है। नाउ दिस $5,000 इट इज अ बिगर अमाउंट। सो बिगर अमाउंट मतलब इन द अग्रीगेट, अगर उन सभी को एग्रीगेट करें, क्योंकि एक पर्सन का $500 है, 100 पर्सन का इट कम्स टू $5,000। सो सॉरी, इट्स कम्स टू $50,000। सो $50,000 जब आ जाता है तो इट इज अ वेरी बिगर अमाउंट। जब आपने एक कस्टमर की बात करी इट इज ओनली $500। और फिर वही जब हम लोग 100 कस्टमर्स की बात करते हैं देन इट कम्स टू $50,000। नाउ दिस $50,000 जो है, अब अगर मैं इंडिविजुअली लेता हूं, इंडिविजुअली इट इज ओनली अ $500। अगर आपको यह न्यूज पता चले कि भाई इस बैंक ने एक बार एक कस्टमर को $500 का इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट नहीं किया, तो आप सोचोगे ठीक है यार, इतना बड़ा बैंक है, कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, नहीं पे किया, इट डजंट मैटर, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। यानी कि यहां पे एक टर्म लिखा है, देखिए, ये आपके
इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट नहीं करेगा। दिस $500 विल नॉट अफेक्ट योर इकोनॉमिक डिसीजंस। बट जब आपको यह पता चले कि इस बैंक ने एक बार क्या किया, 100 कस्टमर्स का जो है इंटरेस्ट उनके अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं किए, नाउ दिस इज अ वेरी बिगर अमाउंट इन एग्रीगेट, क्योंकि एक व्यक्ति का 500 है, सो 100 का क्या हो गया, सभी को एग्रीगेट कर दो, इट कम्स टू 50,000। सो इट इज अ वेरी बिगर अमाउंट, और ये इतना बड़ा अमाउंट है तो फिर आप डरोगे, आप सोचेंगे नहीं यार इस बैंक में मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि करूंगा तो क्या होगा, हो सकता है कि कल को मेरा पैसा मुझे ना मिले। तो यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसा अमाउंट या फिर कोई ओमिशन या कोई गलती जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट करता हो, देन इट इज कॉल्ड द मटीरियलिटी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि एक एंटिटी में सेल्स ट्रांजैक्शन है, कितने रुपए की सेल्स ट्रांजैक्शन, मतलब एक छोटे से अमाउंट की, मान लीजिए $20 का एक सेल्स ट्रांजैक्शन है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपको पता चला, तो आप सोचोगे यार $20 तो इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अगर नहीं हुआ तो इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो छोटे मोटे ओमिशंस होते हैं, यू कैन इग्नोर दैट, और वो चीज आपके इकोनॉमिक डिसीजंस को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगी। बट आपको जब पता चला कि मिलियंस ऑफ जो अमाउंट्स हैं वो उनमें जो है फ्रॉड किया गया है, सेल्स को इन्फ्लेट या डिफ्लेट, कई सारे मिलियंस ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, जब ये बात जब आपको पता चलेगी, आपका उस कंपनी के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो मटीरियलिटी मतलब दैट अमाउंट which affects the economic decisions of the users of financial statement, वो अमाउंट जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को प्रभावित करता है। अब आप पढ़ के देखिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज मटीरियलिटी। मिसस्टेटमेंट्स, अब उस मिसस्टेटमेंट्स में ये चाहे फ्रॉड हो या एरर हो, क्योंकि मिसस्टेटमेंट्स क्यों होते हैं, या तो फ्रॉड के कारण या फिर एरर के कारण। ये मतलब एंटिटी में कोई फ्रॉड हुआ हो या कोई एरर हुआ हो। अच्छा, छोटे मोटे फ्रॉड भी होते रहते हैं एंटिटी में, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसके जैसे मान लीजिए कोई वेजिटेबल वाला कोई रिटेल चेन है, तो वहां पे मान लो एम्प्लॉयज ने थोड़ा बहुत वेजिटेबल, मतलब एक छोटे से अमाउंट का, अगर मान लो, मतलब एक तरीके से दैट इज अ नॉर्मल लॉस, कि 1-2 टमाटर जेब में रख के वो लेके चले गए, सो इट इज अ नॉर्मल लॉस। तो ये पर्टिकुलर चीज इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट नहीं कर सकती। बट अगर वही फ्रॉड है जहां पे मिलियंस ऑफ जो डॉलर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। सो मटीरियलिटी आपको बताता है कि कौन से कितना अमाउंट दैट ऑडिटर शुड कंसीडर एज इंपॉर्टेंट। सो मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसीडर्ड टू बी मटीरियल। कोई भी फ्रॉड हो, एरर हो या मिसस्टेटमेंट हो या फिर कोई ओमिशन हो जो कि मटीरियल है, वो कब होगा मटीरियल, इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, चाहे इंडिविजुअली हो या फिर एग्रीगेट हो, could reasonably be expected to influence the economic decisions। अगर वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को अगर वो प्रभावित करता है, तो उसको हम मटीरियल बोल देंगे। अब यहां पर हमारे एग्जाम्पल में इंडिविजुअली $500 को लेंगे तो ये मटेरियल नहीं है, बट हां इसी चीज को एग्रीगेट में अगर लेंगे तो फिर ये मटेरियल है। तो इंडिविजुअली का क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैनेजमेंट प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी इंडिविजुअल है और वो मटेरियल भी है। तो इस तरीके से नाउ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। तो ISA बोर्ड की क्या डेफिनेशन है, द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज गिवन इन ISA 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020। नाउ सी व्हाट इज दिस ISA सेज अबाउट मटेरियलिटी। अब वो पीछे वाली डेफिनेशन पढ़ी ना, ये आपको समझ में आ जाएगी। इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हो, चाहे अमाउंट के बारे में बात कर रहे हो, एनीथिंग, इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग और ऑब्सक्योरिंग
it could reasonably be expected to influence the decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements which provide financial information about a specific reporting entity. तो यहां पर भी वही बात बोली गई है, रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। कोई भी एक ऐसा इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन आपने ओमिट कर दिया हो, स्किप कर दिया हो, मतलब उस चीज के बारे में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताई नहीं है, बताई है तो गलत बताई है, या फिर कुछ और सेंस में आपने उसको कोट किया है, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजंस को रीजनेबली जो है इन्फ्लुएंस करेगी, तो वो इंफॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर चीज विल बिकम द मटीरियल। नाउ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मटीरियलिटी। तो ये मटीरियलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बार बार हम बोलते हैं कि ठीक है ये मटीरियल है, दिस इज अनमटीरियल। आप इसको एक सिंपल इसमें लैंग्वेज में इसको समझते हैं। जब ऑडिटर किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जाता है, उस एंटिटी में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ऑडिटर को कई बार क्या लगता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को या फिर एवरी अमाउंट को वेरीफाई करना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर। ऑडिटर अपने दिमाग में पहले से ही बिठा लेगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई अमाउंट अगर वो इममटीरियल है तो ऑडिटर उसको चेक नहीं करेगा, बट अगर कोई चीज मान लीजिए मटीरियल है देन ऑडिटर उसको डेफिनेटली चेक करेगा, क्योंकि मटीरियल यानी कि इट इज अ बिगर अमाउंट, वहां पर फ्रॉड्स वगैरह नहीं होने चाहिए। So what is the significance of materiality? If the financial statements contain material misstatement, they cannot be deemed to show a true and fair view. अगर financial statements में material misstatements हैं, यानी कि बड़ी बड़ी गलतियां हैं, तो उस financial statements को हम लोग true और fair view नहीं बोल सकते हैं। As a result, the focus of an audit is identifying the significant risk of material misstatements in the financial statements and then designing procedures aimed at identifying and quantifying them. Financial statements में immaterial, ये तो material word है, financial statements में immaterial misstatements हो सकती हैं। हम कभी नहीं बोल सकते कि financial statements 100% correct है, उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड्स, एरर्स, छोटी मोटी गलतियां होती हैं। अगर वो छोटी मोटी गलतियां हैं तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी हम बोल सकते हैं कि यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं, और बड़ी बड़ी, जैसे मान लीजिए ऑडिटर ने डिसाइड किया 50,000, this is the amount, auditor has decided the amount 50,000 as the material। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट ऑडिटर ने डिसाइड किया, तो 50,000 का जो प्रॉफिट है, अगर उसका हिसाब अगर ऑडिटर को नहीं मिल रहा है तो फिर ऑडिटर को परेशान हो जाना चाहिए और उस 50,000 के अमाउंट को डिटरमाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर छोटा मोटा अमाउंट है, उसमें अगर कोई चीज अगर ऑडिटर को हिसाब नहीं मिल रहा है, देन ऑडिटर कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज वो एक इममटीरियल मिसस्टेटमेंट है। सो एज अ रिजल्ट इसलिए ऑडिटर को चाहिए कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों में गड़बड़ियां होने के चांसेस कितने हैं, अगर ज्यादा चांसेस हैं तो ऑडिटर को चाहिए कि वो अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करे और उसके बेसिस पर जो है उनको ऑडिट करनी चाहिए। नाउ हाउ इज मटीरियलिटी डिटरमाइंड? ये इस मटीरियलिटी को ऑडिटर किस तरीके से डिटरमाइन करता है? The determination of materiality is a matter of professional judgment. इस मटीरियलिटी को डिसाइड करना कि कौन सा अमाउंट ऑडिटर के लिए छोटा है यानी कि इममटीरियल है और कौन सा अमाउंट मटीरियल है, ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है। ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर जो है चीजों को जज करता है। द ऑडिटर में कंसीडर whether the misstatement would affect the economic decision of the users। अब जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एंटिटी के ऊपर एक केस चल रहा है और अगर मान लो एंटिटी वो केस हार जाती है तो एंटिटी को एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा और एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ सकता है, यानी कि हो सकता है कि अगले साल वो एंटिटी को बंद करना पड़ेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन यूजर्स को पता चले
तो हो सकता है कि यूजर्स अब उस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट ना करें, बट एंटिटी ने इस बात को छुपाई है, एंटिटी ने इस बात को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर नहीं करी है। तो यानी कि वो जो लॉ सूट है, जो कि एंटिटी के ऊपर जो केस चल रहा है, दैट इज अ मटीरियल थिंग। तो यानी कि उस पर्टिकुलर केस के बारे में मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको डिस्क्लोज करे। So whether the misstatement would affect the economic decision of users, yes, अगर ये चीज एंटिटी के, ये चीज अगर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता चलती तो उनके इकोनॉमिक डिसीजंस डेफिनेटली चेंज होंगे। तो वो एक केस है मटीरियलिटी का। बोथ द साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, अब वो डिपेंड करता है कि मिसस्टेटमेंट, अब जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है तो वहां पे एक छोटे मोटे अमाउंट जो है वो इमटेरियल है, बट एक छोटी कंपनी है तो वहां पर छोटा अमाउंट भी उनके लिए मटेरियल है। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो जो मिसस्टेटमेंट्स हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं, उस तरीके से। द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स एज अ ग्रुप, क्या कोई इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स को देनी जरूरी है, तो ये भी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसीज है, यूजर्स जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो वो ये भी देखना चाहेंगे कि एंटिटी ने कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल किया है। तो अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजंस को प्रभावित करती है तो फिर वो भी मटेरियल कहलाएगा। And materiality is a subject matter. It is a subject matter, subjective matter, not subject. It is a subjective matter. Subjective यानी कि it depends upon the auditor. और ऑडिटर कभी भी इस मटेरियलिटी को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक मटेरियलिटी लेवल आपने फिक्स कर लिया तो फिर वो वैसा का वैसा ही हमेशा रहेगा। ऑडिटर कैन चेंज दैट मटेरियलिटी लेवल। Materiality is a subjective matter and should be considered in light of client's circumstances. So depending upon the client's circumstances, materiality can be revised, it can be उसको upgrade कर सकते हैं, degrade कर सकते हैं, it can be changed. Now we talk material by size. Size की अगर हम बात करें, International Standards on Audit 320 recognizes the need to establish a financial threshold to guide audit planning and audit procedures. तो ISA 320 हमें बताता है कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियलिटी ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्लानिंग करनी चाहिए और ऑडिट प्रोसीजर्स उसको डिसाइड करने चाहिए. फॉर दिस रीजन द फॉलोइंग बेंचमार्क्स मे बी यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. अगर रेवेन्यू अगर हम बात करते हैं, रेवेन्यू मतलब आपने जो भी सेल्स किया, जो भी अमाउंट आपको मिलता है, उसका 0.5% से 1% तक का हिसाब अगर आपको नहीं मिलता है तो वो इमटेरियल है. बट अगर 1% से ज्यादा अमाउंट का हिसाब अगर आपको नहीं मिल रहा है देन इट कैन बी कॉल्ड द मटेरियल. प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो मटेरियलिटी लेवल 5 to 10% है. अब वो डिपेंड करता है, ऑडिटर 5% को मटेरियलिटी लेवल ले ले, 6% को ले, 7% को ले या फिर 10%. मतलब 10% से ज्यादा है तो वो मटेरियल है, बट हाँ 5% से ज्यादा है तो भी उसको मटेरियल हम बोल सकते हैं. तो ये रेंज दे रखी है. टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें 1% to 2%, यानी कि ऑडिटर चाहे 2% से ज्यादा अगर किसी टोटल एसेट्स में कोई गड़बड़ी है अमाउंट में तो फिर वो मटेरियल है, या फिर 1%, 1.5% या 2% के इतना भी, मतलब 1% से ज्यादा भी हो सकता है, 2% से ज्यादा भी हो सकता है. अगर मान लीजिए आपको किसी रेवेन्यू आइटम में हिसाब नहीं मिल रहा और वो जो अमाउंट है दैट इज लेस देन 0.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, देन दैट विल बी इमटेरियल. ऐसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको 4% का हिसाब नहीं मिल रहा है तो वो 4% आपके लिए इमटेरियल है. टोटल एसेट्स में भी अगर आपको मान लीजिए 0.75% का कोई अमाउंट है उसका हिसाब नहीं मिल रहा है तो वो भी इमटेरियल है, ऑडिटर उसको इग्नोर कर सकता है. बट अगर वो 2%, 10% या 1% से ज्यादा अगर है then definitely it will become the material thing. and auditor को एक रेंज यहां पे डिसाइड कर रखी है हमने कि भाई 0.5% से लेकर के 1% तक का या उससे ज्यादा का जो है हम मटेरियल ले सकते हैं. The above are common benchmarks, but different audit firms may use different benchmarks or different thresholds for each client. तो ऑडिटर जो है ये डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं, जनरल बेंचमार्क्स हैं, कॉमन बेंचमार्क्स हैं, बट ऑडिटर चाहे तो इन बेंचमार्क्स को चेंज भी कर सकता है. नाउ देयर इज अ ट्यूटोरियल नोट. इन द एग्जाम
use the lowest end of the range for assessing whether a misstatement is material. If the misstatement is greater than 0.5% revenue or 5% of profit before tax or 1% of total assets, assume it is material. जैसे यहाँ पे हमको यहाँ पे रेंज दे रखी है स्टूडेंट्स, बट एग्जाम में आप जो है लोअर रेंज को मान के चलेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि भाई 5% या उससे ज्यादा का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हिसाब नहीं मिल रहा, देन इट इज मटेरियल. रेवेन्यू के लिए 0.5% एंड टोटल एसेट्स के लिए 1%, यानी कि निचला जो पार्ट है वो आपको कंसीडर करना है. तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बात कर ली मटेरियल बाय साइज. अब हम बात करते हैं मटेरियल बाय नेचर. मटेरियलिटी इज नॉट अ प्योरली फाइनेंशियल कंसर्न. Some items may be material by nature. जैसे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. Misstatements that affect compliance with regulatory requirements. एक एंटिटी को कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, और उस एंटिटी ने उन रूल्स को फॉलो नहीं करे, तो ये भी मटेरियल है. यहां पर कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है कि भाई इतने डॉलर्स का अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है. इट इज बाय नेचर. इफ एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इफ दैट एंटिटी इज नॉट फॉलोइंग, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ मटेरियल वन. मिसस्टेटमेंट्स दैट अफेक्ट कंप्लायंस विद डेट कोवेनेंट्स. तो बेसिकली आपने कुछ भी मिसस्टेटमेंट्स किए हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है या फिर आपने किसी से लोन लिया है, उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी मिसस्टेटमेंट करते हैं तो फिर वो आपके लिए मटेरियल होगा, चाहे वो छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो. मिसस्टेटमेंट्स दैट व्हेन एडजस्टेड वुड टर्न अ रिपोर्टेड प्रॉफिट इनटू अ लॉस फॉर द ईयर. अगर मान लीजिए कुछ ऐसी गड़बड़ियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुई हैं और उन गड़बड़ियों को अगर आप ठीक कर देते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रॉफिट विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉस. अमाउंट से मुझे मतलब नहीं है. अगर कुछ ऐसी गड़बड़ियां एंटिटी में हुई हैं, अगर आप उनको ठीक कर दो, अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, इट डजंट मैटर. अगर वो प्रॉफिट अगर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो भी वो अमाउंट जो है मटीरियल अमाउंट कहलाएगा. Misstatements that when adjusted would turn a reported net asset position into net liability position. यहां पर भी amount is not concerned. अगर कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कि आपको नेट एसेट की पोजीशन शो करता है और उन गड़बड़ियों को ठीक कर दो तो सच्चाई में जो है नेट लाइबिलिटी आ जाती है, तो भी वो अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, इट डजंट मैटर, दैट विल बी अ मटीरियल वन. नाउ डायरेक्टर्स के साथ कुछ भी ट्रांजैक्शंस हुई हो, सब मटेरियल हैं. सैलरी, बेनिफिट्स, पर्सनल यूज ऑफ एसेट्स, ऑल दीज आर मटेरियल. डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू पॉसिबल फ्यूचर लीगल क्लेम्स. एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि एंटिटी के ऊपर कोई केस चल रहा है और एंटिटी वो केस हार जाएगी तो उसका गोइंग कंसर्न खतरे में है. तो फ्यूचर लीगल क्लेम्स या फिर going concern issues, for example, could influence user decisions and may be purely narrative. कोई amount included नहीं है यहाँ पे. In this case, a numerical calculation is not relevant. तो ये भी material कहलाएगा. तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे इस वीडियो में. बाकी इसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, मटेरियलिटी जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन है काप्लान का, इस इलिस्ट्रेशन को हम लोग जो है समझेंगे. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन हैव अ नाइस डे.